हेलो स्टूडेंट्स, गॉसिज लॉ और इसकी एप्लीकेशन स्टडी करने से पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था तो उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं उन पे जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूस होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो सकता है? सपोज ये स्ट्रेट वायर है, इस पे चार्ज दे दिया इस तरह से। मान लो कोई सर्कुलर रिंग है, रेडियस है r और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या कोई कर्व हो सकती है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जिसकी लेंथ L। तो इस पर्टिकुलर केस में सपोज लेंथ है, ये जो वायर है इसकी लेंथ हम लेते हैं कैपिटल L और मान लिया चार्ज इस पे है कैपिटल Q। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम ले सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई L। और मान लो यदि कर्व है तो उस केस में हम स्मॉल लेंथ dl लेके उस पर स्मॉल चार्ज dq निकाल सकते हैं और चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। तो उस केस में हम ले सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ ये लेंथ dl और इस लेंथ पे मान लिया यहाँ पे जो चार्ज है वो है dq और जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है लैम्डा। तो इसकी यूनिट क्या होगी लैम्डा की? चार्ज की कूलम और लेंथ की क्या होती है मीटर, कूलम पर मीटर। दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एक सरफेस पे होता है। सपोज मैं ये ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर सरफेस और इस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान ले इस पे हमने टोटल चार्ज दे दिया Q। मान ले ये जो सरफेस है इसका एरिया है A। तो जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर केस में जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब जो चार्ज है वो कोई स्फेरिकल सरफेस हो उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर तो इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इस केस में हम सिग्मा कर सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। मान लिया कोई इरेगुलर टाइप से सरफेस हो सकती है, इस तरह की सरफेस हो, मान लिया इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ पे इसमें से एक स्मॉल एरिया लेते हैं। सपोज ये स्मॉल एरिया है DS, DA भी ले सकते हैं और इस पे स्मॉल चार्ज है
डी क्यू, और चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो हम डी क्यू को ले सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो डीएस एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डीएस। और इसकी यूनिट क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं रो से। तो इसमें बेसिकली आप 3D में इमेजिन करें, बैटर डायग्राम के लिए सपोज ये क्यूब ले लेते हैं, क्यूब ले सकते हैं आप, सॉलिड स्फीयर ले सकते हैं। तो इसमें जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे भी चार्ज, इस जो मटेरियल है उसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है। मान लें इस क्यूब की वॉल्यूम कितनी है V, और टोटल चार्ज हमने कितना दे दिया Q, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी रो इज इक्वल टू Q बाई V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसमें सपोज कोई वॉल्यूम आप ले सकते हैं रेगुलर शेप की वॉल्यूम इस तरह की, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरी वॉल्यूम पे। सपोज आप यहाँ से एक स्मॉल वॉल्यूम चूज कर रहे हैं, मान लें स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है डी क्यू, और मान लें जो वॉल्यूम है ये है डीवी, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो। तो उस केस में स्मॉल चार्ज डी क्यू हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखिए ये वायर हो सकती है, तो इस वायर पे जब हम चार्ज देंगे तो वो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज इस पे चार्ज, अब सरफेस चार्ज की डेंसिटी की बात कर रहे थे, सपोज मैं इस सरफेस पे चार्ज देता हूँ, इस सरफेस पे कर्व सरफेस पे चार्ज दे सकता हूँ, इस सरफेस पे चार्ज दे सकता हूँ, तो वहाँ पर इन्वॉल्व होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो आप देखिए ये सॉलिड वॉल्यूम है, तो इसके अंदर भी मटेरियल है, तो यदि चार्ज इस मटेरियल के अंदर भी प्रेजेंट हो, इसके सरफेस पे भी हो, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन्वॉल्व्स। अब डिस्कस करेंगे कोसेज लॉ। लास्ट टाइम हमने सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें देखा था कोई भी रेगुलर सरफेस हो तो उस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था यदि जो पॉइंट है यदि वो क्लोज सरफेस के अंदर हो, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, तो हमने देखा था क्लोज सरफेस जो टोटल सॉलिड एंगल बनाती है ओमेगा, वो था 4 पाई। दूसरा पॉइंट, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड क्लोज्ड सरफेस, तो उस केस में जो क्लोज सरफेस ने टोटल सॉलिड एंगल बनाया था बाहर किसी पॉइंट पे, वो कितना आया था 0। और किसी जनरल पॉइंट के लिए हमने देखा था जो सॉलिड एंगल है स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा,
वो हम लिख सकते थे ds cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और ये जो थीटा था ये एंगल था जो एरिया वेक्टर है उसके और जो r वाली लाइन है उसके बीच में जो एंगल था वो थीटा था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम याद रखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं गॉसेस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon times total charge present inside the surface. According to Gauss's law, total electric flux through a closed surface enclosing volume B is equal to 1 by epsilon times is equal to 1 by epsilon times to the total charge present inside the closed surface. Of course, और ये वैक्यूम की बात हो रही है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला E डॉट dA इज इक्वल टू, मान लिया जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो है QI डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन G। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। यहाँ पे जो QI है वो टोटल चार्ज है जो हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है। वैसे तो जो लॉ है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, यदि हम कूलम लॉ को ट्रू माने तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए तो हमने इसको प्रूव कर दिया था। यदि आपको याद हो, हमने एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस ली थी और उसके सेंटर पे चार्ज रखा था Q, और उस Q चार्ज का जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, यदि आपको याद हो तो वो आया था Q बाई एप्सिलॉन 0। प्रूव करते हैं इसको। सपोज ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर, सेंटर पे चार्ज रखा है Q, स्फेयर का रेडियस मान लेते हैं R। तो इस Q चार्ज का इस स्फेरिकल जो होलो स्फेरिकल सरफेस है इससे हमें इसका फ्लक्स निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड E डॉट dA। तो आप देखिए सिमेट्री से ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के आप किसी भी पॉइंट पे देखें। सपोज मैं स्फीयर के इस पॉइंट पे देखता हूँ, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इस तरफ है, स्मॉल एरिया वेक्टर dA। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है E। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यदि हम इस पॉइंट पे देखें
इस पॉइंट पे देखिए तो एरिया वेक्टर है, इस पॉइंट पे किस तरफ होगा, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो आप देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। अच्छा, इस स्फीयर के जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है और इस सेंटर में अपने चार्ज रखा है +q। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं कैलकुलेट। E डॉट dA इंटीग्रल E dA। तो हर एक पॉइंट पे देखिए सरफेस पे E और DM एंगल कितना है, 0, cos 0। cos 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर मिल सकते हैं E dA। तो अब देखिए जो E है उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। E इंटीग्रेशन से बाहर क्यों लिया गया, क्योंकि जो सरफेस है हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। अब बच गया DA। DA मतलब ये ऐसे जितने भी स्मॉल एरिया है DA इन सबको जब हम सम अप करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा स्फीयर का, जो होता 4πr²। और E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कूलम लॉ से, पॉइंट चार्ज की 1/4πε0 Q/r²। तो ये E की वैल्यू और DA कितना है 4πr²। 4π से 4π कैंसल, r² से r² कैंसल, तो ये आ गया Q/ε0। और जो Q चार्ज है वो इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमने पहला केस लिया जब सिमेट्रिकल सिचुएशन है और जो चार्ज है वो कहाँ प्रेजेंट है, जो स्फीयर है उसके सेंटर पे। अब सपोज मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि आप देखिए थ्रू ए क्लोज सरफेस तो जरूरी थोड़ी है स्फेरिकल। कोई भी क्लोज सरफेस हो तो हर एक क्लोज सरफेस पे के अंदर यदि चार्ज Q प्रेजेंट है तो उसका फ्लक्स होगा Q/ε0। उसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। सपोज ये कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है Q। सपोज ये Q चार्ज प्रेजेंट है O पॉइंट पे और ये क्लोज सरफेस के अंदर है। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस है इरेगुलर शेप की। अब ये जो क्लोज सरफेस है इससे हम किसी भी पॉइंट पे जो क्लोज सरफेस के अंदर वो पॉइंट पे जो चार्ज Q है यहाँ से हम एक r डिस्टेंस पे ये एरिया वेक्टर ले लेते हैं। सपोज जो हमने एरिया वेक्टर लिया है ये एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर D और R वाली लाइन ये है। R और D में मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा और ये पॉइंट ले लेते हैं P। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं कैलकुलेट यूजिंग गॉसेज लॉ। ये है 4 any closed surface। और यहाँ पे ये जो हमने प्रूव किया था ये था सिमेट्रिकल सरफेस। सिमेट्रिकल सरफेस क्लोज्ड सरफेस। लेफ्ट हैंड साइड गोस लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट
डी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए ई डी ए कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ई की वैल्यू तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, इसलिए ई को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। तो क्या करें अभी, यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यस इंटीग्रेशन ई की वैल्यू ई क्यू से आर डिस्टेंस पे है तो हम लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये मैंने ई की वैल्यू रख दी और यहाँ पे है डी ए कोस थीटा। देखिए चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज को बाहर लिया जा सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर ले सकते हैं। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बच गया, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल बनाया है स्मॉल सरफेस ने ओ पॉइंट पे, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन डी ओमेगा डी ओमेगा। अब जब डी ओमेगा, ये जो सरफेस है तो क्लोज सरफेस है और ओ पॉइंट क्लोज सरफेस के अंदर है, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा ये टोटल सॉलिड एंगल है जो एक क्लोज सरफेस बना रही है अंदर किसी पॉइंट पे, और क्लोज सरफेस अंदर किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करती है, 4 पाई। तो ये टर्म किसके इक्वल है, 4 पाई के। सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल सरफेस के लिए प्रूव कर दिया जिसके सेंटर पे चार्ज था Q। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी रेगुलर शेप के लिए है और उसके अंदर पॉइंट O दाएं बाएं कहीं भी है लेकिन है उसके इनसाइड, वहां पे चार्ज रखा था Q। तो इस Q चार्ज का फ्लक्स अगेन कितना आया, Q बाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये किसके इक्वल है, 4 पाई। तो इस तरह से जो गॉस थ्योरम है वो हमने प्रूव कर दी सिमेट्रिकल सरफेस के लिए और किसी भी इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस के लिए। Gauss law is E dot dA equal to Q inside divided by epsilon 0. What is E? E is net electric field due to charge present outside as well as inside the closed surface. Q charge present only inside the surface. देखिए आप गॉस लॉ में दो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन जो है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों चार्जेस की वजह से है, जो क्लोज सरफेस के अंदर है उनकी वजह से भी और जो क्लोज सरफेस के बाहर है उनकी वजह से भी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड due to charges present outside as well as inside the closed surface. QI charge is present the net charge
नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें ये चीज इतनी क्लियरली नहीं दी गई होती कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो दोनों चार्जेस की वजह से है, और जो लेफ्ट हैंड साइड, जो गॉसेस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्ज की वजह से है। चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर भी और क्लोज सरफेस के बाहर भी। लेकिन जो QI है वो केवल क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसकी, जो क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज प्रेजेंट है ये वो है। अब जो बाहर वाला चार्ज, जो क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज है, उसका कंट्रीब्यूशन इधर क्यों नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से है। इसको देखते हैं दोबारा। सपोज मैं ये कोई क्लोज सरफेस ले लेता हूं, और इस क्लोज सरफेस के अंदर सपोज ये चार्ज प्रेजेंट है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3। तो ये 3 चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है, और बाहर जो चार्ज प्रेजेंट है सपोज वो है Q1 डैश, दूसरा चार्ज है Q2 डैश, और तीसरा चार्ज है Q3 डैश। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं कैलकुलेट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए ये जो 2 पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूजिंग गॉसेस लॉ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई। मान लिया Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 डॉट dA1, प्लस Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है E2 डॉट dA2, प्लस Q3 की वजह से है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 डॉट dA3। तो इस चार्ज की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है इस पॉइंट पे E1 E2 और इसी तरह से E3, और जो बाहर वाले चार्ज है उन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं सकता हूँ प्लस Q1 डैश की वजह से E1 डैश डॉट dA1 डैश प्लस E2 डैश डॉट dA2 डैश प्लस E3 डैश डॉट dA3 डैश। तो अभी हमने जो रिजल्ट एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए हमने निकाला था फ्लक्स, तो जो E1 dA1 है, क्योंकि जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर है, दिस इज क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो आप देखिए E1 डॉट dA1, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह ले सकता हूँ ये जो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं E1 डॉट dA1, ये फ्लक्स हम निकाल रहे हैं उस चार्ज की वजह से जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। तो कितना है Q1, तो यह आ जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन प्लस E2 Q2 चार्ज जो कि क्लोज सरफेस के अंदर है, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q3 भी क्लोज सरफेस के अंदर है, तो सिमिलरली इसका भी आ जाएगा Q3 बाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यदि हम इसका फ्लक्स निकालें E1 डॉट dA1 डैश, तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लेता हूँ स्मॉल एरिया वेक्टर, और ये मान लेता हूँ dA1 डैश, और Q1 से इसको मिला देता हूँ, तो ये R हो गया और ये एंगल हो गया, तो ये एंगल है
थीटा। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस E1 डैश DA1 डैश कोस थीटा। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है R1 डैश, तो E1 डैश की मैं वैल्यू लिख देता हूँ ई पे। E1 डैश की वैल्यू Q1 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डैश स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन सिमिलरली A2 डैश का भी और E3 डैश का भी। तो आप देखना ये जीरो आएंगे, पहले लिख रहा हूं मैं। ये देखिए 1 बाई एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, अब ये देखिए ये तो सॉलिड एंगल है, DA1 कोस थीटा डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल है जो बाहर वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट है, इसको मान लेता हूँ O1 डैश, O2 डैश, ये हो गया O3 डैश, ये O1, ये O2 और ये O3, और ये पॉइंट लेता हूँ मैं P। तो अब देखिए ये Q1 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, Q1 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इनटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ये तो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ये बाहर किसी पॉइंट पे, तो बाहर किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना होता है, जीरो, तो ये टर्म कितनी आएगी, जीरो। प्लस सिमिलरली बिल्कुल इसी टाइप में हम E2 डैश DA2 डैश लिखते हैं तो वो भी आता है जीरो, इसलिए मैंने पहले जीरो लिख दिया, ये प्लस जीरो। इसी तरह से इसका फ्लक्स भी कितना आया, जीरो। तो अब देखिए टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 Q3 ये वही चार्ज है जो क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट DA QI divided by epsilon 0. QI are the total charge, net charge present inside the closed surface. तो ये चीज जो मैंने अप्लाई की है वो क्लियरली प्रूव हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से है, चाहे वो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे वो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हो। लेकिन ये जो QI है, QI is the net charge present inside the closed surface only। बाहर जो है उनका कंट्रीब्यूशन कितना आया फ्लक्स पे, जीरो। Gauss law E dot DA is equal to Q inside by epsilon 0। एक दूसरे तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हमने डिफाइन किया था तो आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेसिकली काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कटिंग द सरफेस, या बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कटिंग द सरफेस। कोई भी जो क्लोज सरफेस है उस क्लोज सरफेस को क्रॉस करते हुए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उसका जो मेजरमेंट है एक तरह से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। अब देखिए हमने ये सिचुएशन ली थी, ये सपोज हमने क्लोज सरफेस दिया था, सपोज ये स्फेरिकल सरफेस थी और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने चार्ज दिया था कैपिटल Q। अब अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें यदि हम इस Q चार्ज की, अब देखिए कितनी फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही है, 3 और 3 6 और 2 8। अब यदि मैं इस स्फीयर की जगह सपोज मैं क्यूब ले लेता, सपोज मैं क्यूब ले लेता हूं,
आप ध्यान से देख कर बताइए, ये क्यूब मैंने इस तरह से लिया कि जो स्फेयर है, जो स्फेरिकल सरफेस है वो क्यूब के अंदर आ गई। अब जो क्यूबिकल सरफेस है वो भी क्लोज सरफेस है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करके जा रही है, क्या उतनी ही फील्ड लाइन इस क्यूब को भी क्रॉस करके जा रही है? यस। तो यदि मैं कहूं ये स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस, इसके अंदर चार्ज है क्यूब, दूसरी तरफ मैंने ले लिया ये क्यूब, और जो क्यूब है इसके अंदर भी चार्ज रख दिया क्यूब। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फेयर से पास करेगा उतना इससे, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी उतनी इसके क्रॉस करेगी। और वैसे हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस हो, ये जो क्यूब है ये भी कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस। और जो स्फेयर है वो भी कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस। और जरूरी है कि क्यूबिकल या स्फेरिकल सरफेस हो जो सिमेट्रिकल है। मान लो मैं कोई भी रेगुलर सरफेस ले लूं इस तरह से, अब इस रेगुलर सरफेस को क्रॉस करते हुए कितनी लाइन जा रही है? 8। स्फेयर को क्रॉस करके कितनी जा रही थी? 8। क्यूब को क्रॉस करके कितनी जा रही थी? 8। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जितना इस स्फेयर से पास करेगा उतना ही इस क्यूब से, उतना ही इससे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उससे भी आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। और रही बात जो कंट्रीब्यूशन है, वो बाहर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन 0 कैसे है? सपोज मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी रीजन में, और उस रीजन में मैं ये क्लोज सरफेस रख देता हूं। सपोज ये क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस, और मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं देखूंगा तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इधर होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा तो एरिया वेक्टर इधर होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा तो एरिया वेक्टर इधर होगा, डी ए। तो आप देखिए इधर एंगल, ये एंगल 0, ये एंगल, तो ये देखिए जो एंगल बन रही है 90 डिग्री से कम है। अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इधर मैं एरिया वेक्टर ड्रा करूं, ये एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखिए 90 डिग्री से ज्यादा। इस पर्टिकुलर केस में देखिए यदि यहाँ मैं एरिया वेक्टर ड्रा करूं तो एरिया वेक्टर इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री। इस पर्टिकुलर केस में देखिए एरिया वेक्टर इधर करा, अगेन एंगल इज ग्रेटर देन 90। तो इन तीनों पॉइंट पे देखिए एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इन पर्टिकुलर रीजन से जो फ्लक्स है तब हम निकालेंगे ई डॉट डी ए कोस ग्रेटर देन 90। यदि कोस 90 से ज्यादा तो क्या आएगा? माइनस। तो इधर वाले से जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालेंगे नेगेटिव, इधर वाले से निकालेंगे पॉजिटिव। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। अब ये भी देखिए जितनी फील्ड लाइन क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है उतनी बाहर भी आ रही है। जितनी फील्ड लाइन क्लोज सरफेस के अंदर इंटर कर रही है उतनी इससे बाहर भी आ रही है। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसको क्रॉस कर रही है 0, तो नेट फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज सरफेस से? 0। और वैसे हम इस चीज को सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।